आज हमारे पास रिचर्ड कार्लसन की एक ऐसी किताब के कुछ हिस्से हैं जिसका टाइटल ही अपने आप में एक सलाह है। डोंट स्वेट द स्मॉल स्टफ एंड इट्स ऑल स्मॉल स्टफ। मतलब छोटी छोटी बातों पर परेशान मत हो, और सब कुछ छोटी बातें ही हैं। हाँ, अब ये सुनने में तो बहुत बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आज की जो भागदौड़ भरी जिंदगी है, जहां हर तरफ से तनाव है, क्या सच में छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करना मुमकिन है? ये सिर्फ कहने की एक अच्छी बात है। बिल्कुल। आज हम इसी की पड़ताल करेंगे और इसकी शुरुआत करने के लिए किताब में एक बड़ी जबरदस्त कहानी है। हाँ। हुआ ये कि लेखक रिचर्ड कार्लसन को उनके विदेशी प्रकाशक ने कहा कि वो अपनी किताब के लिए मशहूर लेखक डॉक्टर वेन डायर से एक तारीफी कोट ले आएं। अच्छा। कार्लसन ने उन्हें चिट्ठी भेजी, पर कोई जवाब नहीं आया। उन्होंने सोचा, ठीक है, इतने बड़े लेखक हैं, व्यस्त होंगे। हाँ व्यस्त होंगे। लेकिन कमाल तो 6 महीने बाद हुआ। जब किताब छपकर आई तो उसके कवर पर डॉक्टर डायर का एक पुराना कोट था जो उन्होंने किसी और किताब के लिए लिखा था। अरे! प्रकाशक ने कार्लसन को बिना बताए ये छाप दिया। अब कार्लसन तो मतलब घबरा गए। उन्हें लगा कि डॉक्टर डायर सोचेंगे कि उन्होंने धोखे से उनका नाम इस्तेमाल कर लिया है। जाहिर है कोई भी यही सोचेगा। उन्होंने फौरन डॉक्टर डायर को एक माफीनामा लिखा, पूरी कहानी समझाई और बताया कि वो कैसे इस गलती को ठीक करवा रहे हैं। कुछ हफ्तों बाद डॉक्टर डायर का जवाब आया, एक छोटा सा नोट जिसमें लिखा था, रिचर्ड, शांति से जीने के 2 नियम हैं। क्या? पहला, छोटी छोटी बातों पर परेशान मत हो, और दूसरा, ये सब छोटी बातें ही हैं। उस कोट को रहने दो, प्यार, वेन। वाह! और यही एक जवाब इस पूरी किताब का मतलब सार है। दिलचस्प बात ये नहीं है कि कार्लसन के साथ क्या गलत हुआ। हाँ, दिलचस्प ये है कि डॉक्टर डायर ने उस पर प्रतिक्रिया कैसे दी। अक्सर समस्या उतनी बड़ी नहीं होती जितनी बड़ी हमारी प्रतिक्रिया उसे बना देती है। सही बात है। कार्लसन के लिए ये उनके करियर का सवाल था, उनके लिए ये बहुत बड़ी बात थी, पर डॉक्टर डायर के नजरिए से ये एक छोटी सी बात थी। ये पूरी चर्चा इसी बारे में है कि कैसे हम अपनी प्रतिक्रियाओं और नजरिए को बदल के एक ज्यादा शांत जीवन जी सकते हैं। तो चलिए इसी नजरिए वाले धागे को पकड़कर आगे बढ़ते हैं। किताब का सबसे पहला और कह सकते हैं बुनियादी सिद्धांत यही है कि हम छोटी छोटी चीजों को बड़ा बना देते हैं। हाँ बिल्कुल, उन्हें माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर देखते हैं जब तक कि वो पहाड़ जैसी ना लगने लगे। बिल्कुल। और इससे बचने के लिए किताब कुछ बहुत ही व्यवहारिक तरीके बताती है। एक तरीका है जिसे मैं टाइम ट्रेवल टेस्ट कहती हूँ। अच्छा, टाइम ट्रेवल टेस्ट? हाँ, जब भी आप किसी बात को लेकर बहुत परेशान हो तो खुद से बस एक सवाल पूछें, क्या ये बात 1 साल बाद भी मेरे लिए कोई मायने रखेगी? 99% मामलों में जवाब नहीं होता है। ये सवाल हमें तुरंत उस पल की चिंता से बाहर निकालकर एक बड़ा परिप्रेक्ष्य देता है, और हमें एहसास होता है कि हम जिस चीज के लिए अपना खून जला रहे हैं वो असल में कितनी मामूली है। ये तो बहुत बहुत असरदार तरीका है। अच्छा, किताब में एक और विचार है जो सुनने में थोड़ा मतलब कठोर लग सकता है, लेकिन शायद उतना ही जरूरी है। कौन सा? वो कहते हैं, ये मान लो कि जीवन निष्पक्ष नहीं है। हम अक्सर इसी बात पर दुखी होते रहते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, या ये ठीक नहीं है। और ये विचार हमें लाचार बनाने के लिए नहीं, बल्कि आजाद करने के लिए है। सच में, जब तक हम ये उम्मीद करते रहेंगे कि जीवन हमारे हिसाब से निष्पक्ष चलेगा, हम हमेशा निराश होंगे। हमेशा। लेकिन जिस पल हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि जीवन में उतार चढ़ाव, अन्याय और मुश्किलें आएंगी ही, हम शिकायत करने की मानसिकता से बाहर निकल आते हैं। हम बेचारा मैं वाली सोच से निकलकर अब क्या किया जा सकता है वाली सोच में आ जाते हैं। ये स्वीकार करना हमें करुणा की ओर ले जाता है, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी, जो मुश्किलों से गुजर रहे हैं। मतलब ये स्वीकृति का एक स्तर है। जी। और किताब स्वीकृति के एक और गहरे स्तर की बात करती है, जो बौद्ध दर्शन से आती है। ये मानना कि गिलास पहले से ही टूटा हुआ है। ये सुनने में तो बड़ा निराशावादी लगता है ना? पहली बार सुनने में बिल्कुल ऐसा लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम चीजों की परवाह करना छोड़ दें। इसका मतलब ठीक उल्टा है। अच्छा, कैसे? इसका मतलब है कि हम हर चीज की क्षण भंगुरता को समझें। हर चीज, हमारा स्वास्थ्य, हमारे रिश्ते, हमारी चीजें, सब अस्थायी हैं। जब हम इस सच्चाई को दिल से स्वीकार कर लेते हैं, तो जब वो गिलास सच में टूटता है तो हम सदमे में नहीं जाते। सही बात है। हर पल को, हर रिश्ते को ज्यादा गहराई से जीने और उसकी सराहना करने के लिए प्रेरित करता है, बजाय इसके कि हम उसके खो जाने के डर में जिए। इसी अनिश्चितता से जुड़ा किताब में एक और जिक्र है, एक किसान की कहानी। हाँ, वो बहुत अच्छी कहानी है। कहानी कुछ यूं है कि किसान का बैल मर जाता है, तो वो गांव के एक बुद्धिमान व्यक्ति के पास जाकर कहता है, हाय मेरे साथ सबसे बुरा हो गया है। वो आदमी जवाब देता है,
शायद हाँ, शायद नहीं। कुछ दिन बाद किसान को एक जंगली घोड़ा मिल जाता है। वो फिर उस आदमी के पास भागकर जाता है और कहता है मेरे साथ तो सबसे अच्छा हो गया। और वो आदमी फिर वही कहता है। हाँ, फिर वही कहता है शायद हाँ, शायद नहीं। ये सिलसिला चलता रहता है। किसान का बेटा घोड़े से गिरकर अपनी टांग तोड़ लेता है, सबसे बुरा हुआ। और फिर सेना के लोग गांव के सभी नौजवानों को जबरदस्ती जंग पर ले जाते हैं, सिवाय किसान के बेटे के, क्योंकि उसकी टांग टूटी हुई थी। सबसे अच्छा हुआ। ये कहानी हमें सिखाती है कि हम असल में जानते ही नहीं हैं कि कौन सी घटना अच्छी है और कौन सी बुरी। हम बहुत जल्दी किसी भी घटना पर अच्छा या बुरा का ठप्पा लगा देते हैं ना। हाँ, जबकि हमें उसका पूरा संदर्भ पता ही नहीं होता। बिल्कुल, हमारा दिमाग हमेशा सबसे बुरे नतीजे की कल्पना करने लगता है। लेकिन अगर हम थोड़ा धैर्य रखें और नतीजों पर कूदने के बजाय सिर्फ देखें तो हम बहुत सारे काल्पनिक तनाव से बच सकते हैं। और हमारे इस नजरिए का सबसे ज्यादा असर शायद हमारे रिश्तों पर पड़ता है। यहाँ किताब एक ऐसा सवाल पूछती है जो सीधा दिल पर लगता है। कौन सा? क्या आप सही होना चाहते हैं या आप खुश रहना चाहते हैं? उफ, ये एक बहुत ही शक्तिशाली सवाल है, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग ज्यादातर समय सही होना चुनते हैं। हाँ, ये तो है। लाइन है, क्या आज तक किसी ने आपको धन्यवाद दिया है कि आपने उन्हें गलत साबित कर दिया? कभी नहीं। ये तो बिल्कुल सच है। उस बहस को जीतने का सुकून 1 मिनट का होता है, लेकिन उससे पैदा हुआ तनाव घंटों तक रहता है। बिल्कुल। तो किताब की रणनीति है कि सही होने के बजाय दयालु होना चुने। लेकिन मेरा एक सवाल है, क्या इसका मतलब यह है कि अगर कोई साफ साफ गलत हो तो भी हम चुप रहें? कभी कभी सही होना जरूरी नहीं होता। बहुत अच्छा सवाल है। नहीं, इसका मतलब तथ्यों को नजरअंदाज करना नहीं है। इसका मतलब है अपनी मंशा को समझना। मंशा? हाँ, क्या आपका मकसद वाकई किसी की मदद करना है या सिर्फ अपनी बौद्धिक ऊबर लेने की हाइट दिखाना है? अगर कोई बड़ी गलती हो रही है तो उसे प्यार से और निजी तौर पर बताया जा सकता है, लेकिन ज्यादातर रोजमर्रा की बहसों में, जैसे कि कौन सा रास्ता छोटा है या किसी फिल्म का हीरो कौन था, इनमें सही होना इतना जरूरी नहीं होता जितना कि रिश्ते में शांति बनाए रखना। और इसी से जुड़ी कुछ व्यवहारिक आदतें भी किताब बताती है, जैसे दूसरों को बीच में ना टोके या उनके वाक्य पूरे ना करें। ओह, ये तो बहुत आम है। मैं ये करने का बहुत दोषी हूँ। हाँ। खासकर जब मैं किसी बातचीत को लेकर बहुत उत्साहित होता हूँ। मुझे लगता है कि मैं शामिल हो रहा हूँ, पर किताब कहती है कि ये असल में न सुनने का एक तरीका है। बिल्कुल। जब हम किसी को टोकते हैं तो हम ये संदेश दे रहे होते हैं कि मुझे पता है कि तुम क्या कहने वाले हो और मेरी बात तुम्हारी बात से ज्यादा जरूरी है। ये बातचीत को एक दौड़ बना देता है, जहां हर कोई बस अपनी बात कहने के लिए उतावला रहता है। धैर्य से सुनना सामने वाले को सम्मान देने का सबसे अच्छा तरीका है। ये उन्हें महसूस कराता है कि उनकी बात मायने रखती है। और सुनने की इसी कला से जुड़ा एक और सिद्धांत है, पहले समझने की कोशिश करें। किताब में एक पति पत्नी का उदाहरण है जो सालों से पैसों को लेकर लड़ रहे थे। हाँ। पत्नी हमेशा बचत करने पर जोर देती और पति को लगता कि वो कंजूस है। पति थोड़ा खुला खर्च करना चाहता और पत्नी को लगता कि वो गैर जिम्मेदार है। एक क्लासिक लड़ाई। बिल्कुल। लेकिन जब उन्होंने एक दूसरे को समझने की कोशिश की तो पता चला कि पत्नी के माता पिता ने पैसों की बहुत बड़ी गलतियां की थीं। अच्छा। और वो उस डर में जी रही थी कि कहीं वो भी कंगाल ना हो जाए। तो ये उसके अतीत से आ रहा था। हाँ। वहीं पति को शर्मिंदगी महसूस होती थी कि वो अपनी पत्नी को एक अच्छी जिंदगी नहीं दे पा रहा है, इसलिए वो खर्च करके ये साबित करना चाहता था। जैसे ही उन्होंने एक दूसरे के डर और भावनाओं को समझा, उनकी लड़ाई हमदर्दी में बदल गई। कमाल की बात है। और रिश्तों को बेहतर बनाने का एक और बहुत सुंदर तरीका किताब बताती है, बिना किसी वापसी की उम्मीद के दयालुता के काम करें। इसमें सैन फ्रांसिस्को की एक टोल ब्रिज का उदाहरण है, जहां कभी-कभी लोग अपने पीछे वाली कार का टोल भी चुका देते थे, बस यूं ही। वाह। ये उस खुशी के बारे में है जो बदले में कुछ पाने की उम्मीद के बिना देने से मिलती है। और इससे भी एक कदम आगे जाकर किताब कहती है कि इन कामों को गुमनाम तरीके से करें, किसी को बताएं नहीं। अच्छा। तब इसका इनाम बाहरी प्रशंसा नहीं, बल्कि सिर्फ वो अंदरूनी खुशी होती है जो देने से मिलती है। तो हमने अपने नजरिए और अपने बाहरी रिश्तों की बात की, लेकिन किताब का तर्क है कि इनमें से कुछ भी तब तक काम नहीं करेगा जब तक हमारी अपनी भीतरी दुनिया में शांति ना हो। सही बात है। और यहाँ किताब एक बहुत ही दिलचस्प चीज की बात करती है, जिससे वो विचारों का स्नोबॉल कहती है। हाँ, विचारों का बतंगड़। हाँ, ये सही नाम है। इसका मतलब है ये पहचानना कि कैसे एक छोटा सा नकारात्मक विचार लुढ़कना शुरू करता है और अपने साथ दूसरे नकारात्मक विचारों को लपेटता जाता है, जब तक वो एक बड़ी चिंता का पहाड़ नहीं बन जाता। कोई उदाहरण है इसका? हाँ, जैसे
रात के 2 बजे आपको याद आता है कि कल सुबह एक जरूरी फोन करना है। फिर आपका दिमाग सोचता है, उस फोन कॉल के बाद मुझे वो ईमेल भी भेजनी है। अरे, उस ईमेल के लिए तो मुझे वो रिपोर्ट पहले पढ़नी पड़ेगी। उस रिपोर्ट में तो वो डेटा गलत था। बिल्कुल। और देखते ही देखते एक छोटे से विचार से आप आने वाले पूरे हफ्ते के तनाव में डूब जाते हैं। तो इसे रोकें कैसे? एक बार जब ये स्नोबॉल लुढ़कने लगता है तो इसे रोकना किसी हिमस्खलन को रोकने जैसा लगता है। समाधान है कि इसे बहुत शुरुआत में ही पकड़ लिया जाए। जैसे ही आप महसूस करें कि आपका दिमाग एक विचार से दूसरे पर कूदकर एक डरावनी कहानी बना रहा है, बस खुद को टोकें। धीरे से कहें, मैं फिर से वही कर रहा हूं। उस विचार श्रृंखला को सचेत रूप से तोड़ दें। लेखक एक बहुत ही सरल उपाय बताते हैं। अपने बिस्तर के पास एक पेन और डायरी रखें। अच्छा। अगर रात में कोई जरूरी काम याद आए तो उसे लिख लें। लिखने का कार्य उस विचार को आपके दिमाग से निकालकर कागज पर डाल देता है और आप वापस शांति से सो सकते हैं। अच्छा, किताब में एक और बात कही गई है जिसने मुझे सच में सोचने पर मजबूर कर दिया। वो कहते हैं कि हमें तनाव के प्रति अपनी सहनशीलता कम करनी चाहिए। ये तो बिल्कुल उल्टी बात लगती है। हाँ, है ना। आमतौर पर तो हम उन लोगों की तारीफ करते हैं जो बहुत ज्यादा तनाव झेल सकते हैं, जिन्हें हम हाई प्रेशर प्लेयर कहते हैं। बिल्कुल। ये वाकई में एक क्रांतिकारी विचार है। लेखक का तर्क है कि जिन लोगों की तनाव सहने की क्षमता ज्यादा होती है, वो असल में हमेशा ज्यादा तनाव में रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो तनाव को तब तक नजरअंदाज करते रहते हैं जब तक कि वो बहुत बड़ा ना हो जाए। वो और ज्यादा काम और ज्यादा जिम्मेदारियां लेते जाते हैं जब तक कि वो टूटने की कगार पर नहीं पहुंच जाते। अच्छा। बेहतर रणनीति ये है कि आप तनाव के शुरुआती लक्षणों के प्रति ज्यादा संवेदनशील बने। जैसे ही आपको लगे कि आप थोड़ा चिड़चिड़ा या बोझिल महसूस कर रहे हैं, जो तनाव का पहला संकेत है, तभी एक कदम पीछे हटें, एक ब्रेक लें या ना कहें, बजाय इसके कि आप उस भावना को दबाकर आगे बढ़ते रहें। बिल्कुल। ये तो बहुत ही गहरा दृष्टिकोण है। मतलब तनाव को एक छोटे से अलार्म की तरह देखें, ना कि एक पदक की तरह जिसे पहनकर घूमना है। एकदम सही। और इसी भीतरी शांति को पाने का एक आखिरी और बहुत सीधा तरीका किताब बताती है। हर दिन अपने लिए कुछ शांत समय निकालें। ये बेहद जरूरी है और शायद सबसे ज्यादा नजरअंदाज की जाने वाली चीज है। चाहे वो सुबह उठकर 10 मिनट का ध्यान हो, या बैल्कनी में बैठकर सिर्फ एक कप चाय पीना हो, या प्रकृति में थोड़ी देर टहलना हो। हाँ, लेखक अपनी सुबह 4:30 बजे उठने की आदत का जिक्र करते हैं, जो उन्हें दिन की भाग दौड़ शुरू होने से पहले खुद के साथ जुड़ने का मौका देती है। लेकिन हर कोई तो 4:30 बजे नहीं उठ सकता। नहीं, बिल्कुल नहीं। और इसके लिए इतना बड़ा बदलाव करने की जरूरत भी नहीं है। उन्होंने एक और छोटा सा उपाय भी बताया है। क्या? काम से घर आते समय दरवाजा खोलने से ठीक पहले अपनी गाड़ी में या दरवाजे के बाहर सिर्फ 1 मिनट के लिए रुकें। कुछ गहरी सांसें लें और दिन भर के तनाव को वहीं छोड़कर घर में प्रवेश करें। ये 1 मिनट का छोटा सा बदलाव आपके घर के माहौल को पूरी तरह से बदल सकता है। तो आज हमने नजरिए को बदलने, दूसरों के साथ अपने व्यवहार को बेहतर बनाने और भीतरी शांति पाने के कुछ सरल लेकिन बहुत शक्तिशाली तरीकों पर बात की। इसका निचोड़ यही है कि सच्ची शांति बाहरी दुनिया को नियंत्रित करने से नहीं आती, क्योंकि वो हमारे हाथ में है ही नहीं, बल्कि हमारी भीतरी दुनिया को प्रबंधित करने से आती है। हमारी प्रतिक्रियाएं, हमारा नजरिया, हमारी आदतें और शांति का अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे हमारा स्वभाव भी वैसा ही हो जाएगा। अंत में हम श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहेंगे जो इस किताब के अंतिम अध्यायों में से एक से आता है। ये एक तरह से इन सभी शिक्षाओं को एक ही सवाल में समेट देता है। अध्याय का शीर्षक है, इस दिन को ऐसे जिएं जैसे कि यह आपका आखिरी दिन हो सकता है यह हो। बहुत गहरा। इसमें लेखक स्टीफन लेविन का एक सवाल उद्धृत करते हैं, अगर आपके पास जीने के लिए सिर्फ 1 घंटा होता और आप केवल एक फोन कॉल कर सकते, तो आप किसे कॉल करते, आप क्या कहते और आप इंतजार क्यों कर रहे हैं? इसी सवाल पर सोचने के लिए हम आपको छोड़ जाते हैं।